नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए क्लास 8th की सिविक्स की एनसीईआरटी जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड। दोस्तों, आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी का 9वां अध्ययन करेंगे जिसका नाम है जन सुविधाएँ। इससे पहले हमने अपने इस किताब के जो 8 चैप्टर हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, जिसके वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप वहां से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। आज हम लोग बात करने वाले हैं जन सुविधाओं की। तो जन सुविधाएं यानी कि लोगों को मिलने वाली सुविधाएं। तो यहाँ पे इस चैप्टर की शुरुआत में ही दिखाया गया है कि अमू और कुमार चेन्नई में एक बस से सफ़र कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं। तो चेन्नई में वो लोग बस में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे अलग अलग जगह पे जो जल की सुविधाएं हैं वहाँ पे वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चित्र दिया गया है ये राम गोपाल, एक अन्नागार है, जो अन्नागार के अधिकारी हैं वो यहाँ पे रहते हैं, राम गोपाल जी। तो यहाँ पे देखिए आप कितने सारे पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे 24 घंटे जल की आपूर्ति रहती है। और अगर इनको कभी कमी हो जाती है तो वो नगर निगम के उसको फ़ोन कर देते हैं तो उनके पास पानी का टैंकर आ जाता है। फिर यहाँ ये सैदापेट का चित्र है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जो नागरिक हैं, जो लोग हैं वहाँ के पानी के लिए कितनी लंबी लाइन लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे पानी की कमी है। उनका एक मकान है जिसमें शिवा नाम का व्यक्ति रहता है, जिसको 4 दिन में एक बार पानी उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे पानी 4 दिन में एक बार आता है। तो इन लोगों को जो पानी बेचने वाले हैं, देखो उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है जल के। तो आपको जल के ये टैंकर दिख जाएंगे। तो ये पानी को खरीद के पीना पड़ता है, पीने का जल खरीदना पड़ता है। और यहाँ पे सुब्रमण्यम का दे रखा है चित्र, सुब्रमण्यम मैलापुर। सुब्रमण्यम जी जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ पे भी पानी की किल्लत है, दिन में एक बार ही पानी आता है। तो कुछ लोग निजी बोरवेल पे पानी के लिए डिपेंडेंट हैं। उसमें भी बोरवेल में जो पानी आता है वो पानी खारा है, तो उससे सिर्फ सफाई वगैरह का ही काम हो पाता है, पीने का नहीं। तो इनको हर महीने 500-600 रुपये का पानी खरीदना पड़ता है, देखो वाटर टैंक से। तो ये खरीदना पड़ता है, पानी खरीद के पीते हैं। तो ये चेन्नई के लोग थे और उनकी पानी की समस्याएं देखी हमने अभी यहाँ पे। कैसे एक ही शहर में रहते हुए ये लोग पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं और किसी के पास पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या अधिक ही मात्रा में उपलब्ध है। कुछ जगहों पे आपने जैसे होटल वगैरह में देखा तो वहाँ पे पानी लोग कितनी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, बर्बाद करते हैं। और कहीं पे लोगों को एक बाल्टी पानी भी एक व्यक्ति को नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे देखिए महिलाओं ने पानी के लिए लाइन लगा रखी है। अब बात करें जीवन के अधिकार के रूप में पानी। इस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा की, भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह पानी की भी आवश्यकता होती है। बिना पानी के तो जीवन संभव ही नहीं है। जल ही जीवन है कहा गया है। तो ये हमारी जो दैनिक ज़रूरतें हैं, पानी से ही हमारे सारे काम शुरू होते हैं। दैनिक ज़रूरतों को भी पूरा करता है। और साफ़ पानी हमारे स्वस्थ शरीर के लिए भी आवश्यक है। और अस्वच्छ पानी से यानी कि दूषित पानी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां जैसे दस्त, पैंचिस, हैजा, इस टाइप की बीमारियां जिनसे लाखों लोग मर जाते हैं। बीमारियों से मरने वालों का आंकड़ा प्रतिदिन 600 व्यक्ति हर रोज़ इन बीमारियों से, जो जल के कारण, दूषित जल के कारण हो रही, उनसे लोग मर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे पानी से, अस्वच्छ दूषित जल से जो होने वाली बीमारियां उनसे जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। पीने का पानी सभी लोगों को उपस्थित हो सहज रूप से, तो जो ये मौतें हो रही हैं इन मौतों को रोका जा सकता है। और जो हमारा आर्टिकल 21 है, ये जो जीवन का अधिकार देता है, तो उसमें पानी के अधिकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा है। क्योंकि जीवन जीने के लिए पानी आवश्यक है, तो उसको जीवन के अधिकार के तहत ही स्वच्छ जल की आवश्यकताओं को रखा गया है। जल अधिकार का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना। ये संयुक्त राष्ट्र
का कथन है। जन सुविधाएं, बात करें जन सुविधाओं की तो जैसे हमने देखा कि हमारी जो पानी है वो भी लोगों के लिए आवश्यक है और उसकी वो भी एक जन सुविधा है। इसी तरीके से कुछ अन्य और जन सुविधाएं होती हैं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, यातायात, परिवहन, शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, ये सारी जन सुविधाएं हैं। और इनकी विशेषता ये है कि एक बार जन सुविधाओं का अगर निर्माण कर दिया गया तो उनका उपयोग बार बार हो सकता है, उसको दोबारा स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे गांव में प्राथमिक पाठशाला अगर एक बार खोल दी गई तो फिर उसी में बच्चे उसी में पढ़ते रहते हैं, उसको दोबारा से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसी तरीके से बिजली, जो कि एक आवश्यक जन सुविधा है, उसकी बात करें तो बिजली अगर एक बार किसी इलाके में आ गई, एक बार ही उसकी लाइन बिछानी पड़ती है, खंभे वंभे लगाने पड़ते हैं और वो वहाँ का जो मैक्सिमम जनसंख्या है लोगों को उससे सुविधा होती है। जैसे किसानों को बिजली से जो पानी ट्यूबवेल वगैरह चला सिंचाई का पानी मिल जाता है, सिंचाई में काम आती है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्रकाश की ज़रूरत होती है, उसमें भी बिजली फ़ायदेमंद है। अन्य लोग जो बिजली से संबंधित छोटे मोटे उद्योग धंधे करना चाहते हैं, कोई शॉप वगैरह खोलना चाहते हैं तो बिजली की उपलब्धता में वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे शिक्षा के अधिकार की बात की गई। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो, लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से ही काफ़ी असमानता रही है। यानी कि सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध करने में अभी भी समस्या आ रही है। बहुत सारे कारण हैं, हमने देखा था कि पिछले अध्यायों में कि जो मुस्लिम लोग हैं वो गरीबी के कारण, जो समाज के निचले तबके के लोग हैं वो अपनी गरीबी के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, तो सभी को पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही है। अब यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की बात की गई है। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इसी तरह की योजनाओं के तहत आता है। इस चित्र में एक बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक घर घर जाके पिलाई गई। अब बात करें सरकार की भूमिका की, जन सुविधाओं में सरकार की भूमिका। तो जन सुविधाओं में सरकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सरकार जो चुनी जा रही है लोकतंत्र में लोगों द्वारा, वो लोगों के लिए चुनी जा रही है। तो सरकार का ये दायित्व हो जाता है कि वो अपने देश की जनता को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए। चूँकि संविधान से हमें आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार मिला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सरकार का यह महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है कि वो सभी लोगों को सारी आवश्यक जन सुविधाएं उपलब्ध कराए। बात करें सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है, तो देख लेते हैं। आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया। बजट के जरिए सरकार अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। यानी कि बजट में जो आने वाले वर्ष की भी बारे में, जो पिछला वर्ष बीत गया उसके में क्या क्या रहा उसका भी विवरण होता है, वर्तमान ईयर का भी रहता है और जो आने वाला साल है उसका भी विवरण रहता है कि कौन कौन सी योजनाएं होंगी और पैसा कहाँ कहाँ से व्यवस्था की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। अब सरकार जो कर के रूप में पैसा जनता से इकट्ठा करती है, वही तो वो जो जनता के लिए जन सुविधाएं मुहैया कराती है, वही पैसा उसमें लगता है, तो पैसा भी जनता से ही आ रहा है। तो उस स्थिति में अगर जनता कर दे रही है तो सरकार का ये दायित्व है कि उनको सारी जन सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जैसे उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुँचाने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को
ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज़्यादातर लोग रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्चा उठा सकें। तो आपने शहरों में देखा होगा, जैसे हाउस टैक्स लगता है, बिजली बिल आता है, वैसे ही पानी का भी बिल आता है। अब बात करें केंद्रीय सरकार जिन पर धन व्यय करती है, यानी कि रुपया कहाँ जाता है। तो ये पूरे चार्ट को 1 रुपया माना गया, वो कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है वो दिखाया गया है कि सरकार का जो पैसा है वो कहाँ कहाँ जाता है। तो पेंशन में 5 पैसे जाते हैं, करों और शुल्कों से राज्यों का हिस्सा 24 पैसे जाते हैं, ब्याज अदायगी में 18 पैसे जाते हैं, केंद्रीय क्षेत्र की आयोजना में 10 पैसे जाते हैं, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 9 पैसे जाते हैं, रक्षा में 9 पैसे, आर्थिक सहायता में 9 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 8 पैसे और अन्य व्यय 8 पैसे, ऐसे कुल मिला के 1 रुपया हो गया। तो उसका पूरा दिखाया गया सरकार खर्च या सरकार का जो पैसा मिल रहा है करों द्वारा, अन्य स्रोतों द्वारा, वो जा कहाँ रहा है। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि पैसा आता कहाँ से। अब यहाँ पे जो बच्चे अपने चैप्टर की शुरुआत में देखा था, अमू और कुमार, जो कि चेन्नई की एक बस में बैठे हुए हैं और वो वहाँ की जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं कि कहाँ पे पानी कैसा मिल रहा है लोगों को। तो अमू कहती है, देखा तुमने सैदापेट की सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ थी, सड़कों पर बत्ती भी नहीं थी, पता नहीं रात में यहाँ क्या हालत होती होगी। तो कुमार है जो साथ में उसको कहता है, किसी झुग्गी बस्ती में तुम और क्या उम्मीद करोगी। तो अमू कहती है, झुग्गी बस्तियाँ ऐसी क्यों होती हैं, क्या वहाँ जन सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। तो कुमार कहता है, मेरे ख्याल में जन सुविधाएं उन लोगों के लिए होती हैं जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं, वही लोग हैं जो कर चुकाते हैं। अमू कहती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं बल्कि सभी को जन सुविधाएं मुहैया कराए। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, क्या बस्ती के लोग देश के नागरिक नहीं हैं, उनके भी तो कुछ अधिकार हैं। क्योंकि सारे ही, चाहे वो झुग्गी बस्ती में रह रहे हैं या फिर ठीक ठाक घरों में रह रहे हैं या हाई क्लास सोसाइटी में रह रहे हैं, सभी लोग देश के नागरिक, तो सभी लोगों को समानता का अधिकार मिला हुआ है, तो सभी लोगों को सुविधाएं यानी कि जन सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो कुमार गुस्से में बोलता है, पर ऐसे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी अगर सभी के लिए करने लगेगी तो। अमू कहती है, चाहे जो हो उसे रास्ता तो निकालना पड़ेगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि सड़क, पानी, बिजली के बिना झुग्गियों में ज़िंदगी कैसी होगी। मतलब सड़क भी नहीं है उन लोगों को, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो इमेजिन करिए कि कैसी ज़िंदगी है। कुमार कहता है, अरे तो कुछ बोल ही नहीं पाता है। अमू कहती है, हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना न हो, ताकि हर व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके। सभी को एक सही सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। बात करें कि जन सुविधाएं क्या होती हैं। जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की क्यों होनी चाहिए। सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए जैसे सड़कें बनाने में के ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुँचाने को लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर न छोड़े। क्योंकि जब काम निजी कंपनियों के हाथ में आ जाता है तो वो लोग प्रॉफिट देखने लगते हैं, तो वो लोग अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। तो फ़ायदे में क्या होता है, फिर वो क्वालिटी गिर जाती है काम की, काम सही से नहीं हो पाता है ना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है। तो इसीलिए आवश्यक है, क्योंकि जब सरकार कराएगी तो उस काम को टिकाऊ अच्छा बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो चूँकि निजी कंपनियाँ अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही हैं तो प्रॉफिट कमाएंगी। और प्रॉफिट कहाँ से आएगा, या तो किसी को सही से सुविधा ना पहुँचाई जाए, उसमें कटौती करके, मात्रा में कटौती करके, और या फिर उसकी गुणवत्ता गिरा के। अपने घर के पानी के बिल को देखें, पता लगाएं कि आपके इलाके में नगर पालिका अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है।
अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है। पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर के बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य यही है कि लोग कम उपयोग करें। जब बिल ज़्यादा बढ़ेगा तो लोग उसका इस्तेमाल कम करेंगे, तो सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंच पाएगा। जल की बर्बादी को रोकना इसके पीछे एक उद्देश्य है। किसी वेतनभोगी कर्मचारी अपना व्यवसाय, फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाइए कि लोग किस किस तरह से कर चुकाते हैं, यानी कि सरकार को टैक्स देते हैं, और फिर इस पे चर्चा करिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे केंद्रीय सरकार के कर राजस्व रुपया कहाँ कहाँ आता है, यानी कि रुपया आता कहाँ कहाँ से है। अभी हमने देखा था रुपया जाता कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे जो सरकार टैक्स लगाती है, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से 4 पैसा, सीमा शुल्क से 4 पैसा, माल एवं सेवा कर और अन्य कर 23 पैसा, उधार और अन्य देयताओं से 19 पैसे, निगम कर से 10 पैसे, आय कर से 16 पैसे, कर भिन्न राजस्व से 8 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 8 पैसे। इस प्रकार से ये पूरा रुपये का हिसाब है कि कहाँ से आता है। ये भी जन सुविधाएं हैं, बस, ट्रेन, मेट्रो। तो यहाँ पे देखिए बस के बाहर कितनी भीड़ लगी हुई है। ये सरकारी बस है। जो सरकारी बस हैं वो ज़रूरत के हिसाब से कम होती जा रही है, इसीलिए आपने देखा होगा सड़क पर बहुत सारी निजी बस भी चल रही हैं। अब हम बात करें चेन्नई में पानी की आपूर्ति। क्या सबको पानी मिल रहा है? क्या सबको पानी मिल रहा है? पानी सबके लिए बात करें तो फिर यहाँ पे हम जो अभी हमने ऊपर उदाहरण देखे थे कि जो अन्नागार में रहने वाले वो हैं, उनके पास पानी ज़्यादा मात्रा में है, वो बगीचे भी लगा लेते हैं और उनके 24 घंटे पानी उपलब्ध है। और वहीं हमने सैदापेट और जो अन्य जगह पे किराए पे रहने वाले लोगों को देखा, तो उनके यहाँ 4 दिन में एक बार पानी आ रहा है, वो पीने के लिए पानी खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से जो पानी की कमी है वो गरीब लोगों को प्रभावित करती है, जबकि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके पास कुछ और भी विकल्प होते हैं। जैसे वो लोग बोरवेल लगा लेते हैं, टैंकरों को खरीद लेते हैं, पानी के बोतल बंद पानी खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति वो भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा समस्या उसी के सामने होती है। और ऐसे अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो शहरी क्षेत्रों के तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का संकट और भी ज़्यादा है। लोगों को बहुत दूर दूर तक से पानी लेने जाना पड़ता है। विकल्पों की तलाश। अब कौन कौन से विकल्प हैं जिनको अपनाया जा सकता है। और अगर मौसम गर्मियों का हो तो उस समय जल संकट बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है। और इसमें जो फ़ायदा मिलता है, जो सरकारी तंत्र है जो जल आपूर्ति का, वो सही से सबको पानी पहुंचा नहीं पाता है। नगर पालिकाएँ ज़्यादातर जल आपूर्ति में फेल होती हुई दिखाई देती हैं, जिनका फ़ायदा निजी कंपनियों को मिलता है। और वो पानी उपलब्ध तो कराती हैं, उपलब्ध करा देती हैं, लेकिन उसकी दर ऊंची होती है, तो सारे लोग, सारे आय वर्ग के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, यानी कि गरीब लोग फिर भी उससे वंचित रह जाते हैं। वो एक हाई क्लास सोसाइटी जो पानी को खरीद के पी सकती है, उसको ही वो सुविधाएं मिलती हैं। इस तरीके से पानी की उपलब्धता में, इस्तेमाल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से गैर बराबरी दिखाई पड़ती है। जो शहरी जल आयोग है उसने 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक व्यक्ति के लिए शहरों में जल की मात्रा तय की है, जो लगभग 7 बाल्टी के बराबर होता है, 7 बाल्टी। लेकिन इसमें भी बहुत ही असमानता देखने को मिलती है, जिसमें जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनको प्रतिदिन 20 लीटर जल यानी कि 1 बाल्टी पानी भी नहीं मिल पाता है। और वहीं पे जो आलीशान होटलों में रहने वाले लोग हैं वो रोज़ाना 1600 लीटर यानी कि 80 बाल्टी तक पानी उनको मिलता है। तो इस तरीके से नगर पालिका का लोगों तक पर्याप्त मात्रा में जल न पहुंचा पाना, जल आपूर्ति न कर पाना, इस सरकार की एक नाकामयाबी की तरह इसको देखा जाता है। अब यहाँ पे बात की गई है स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार। तो अगर स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की बात करें तो इनकी जो उपलब्धता है वो जलापूर्ति से भी ज़्यादा खराब स्थिति में है।
पीने के पानी के अलावा यह भी ज़रूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता यानी कि सफाई पर ध्यान दिया जाए। लेकिन इसका दायरा तो उससे भी छोटा है। 2011 में सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधाएं यानी कि घर के भीतर शौचालय सिर्फ 53% परिवारों के पास ही है। तो यानी कि इसकी स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता पेयजल की सुविधाओं से भी कम है। यह भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती है। इसमें से जो शहरी और ग्रामीण गरीब हैं उनके पास स्वच्छता के विकल्प बहुत कम होते हैं। इसमें एक गैर सरकारी संगठन है सुलभ इंटरनेशनल जिसको कहते हैं, इसने पिछले 5 दशकों में जो निम्न जाति के लोग हैं, निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनके सामने जो स्वच्छता की समस्या से निपटने के लिए सबको सामुदायिक शौचालय बनवाए हैं, जिसमें से 15 लाख से ज़्यादा घरेलू शौचालय हैं और 8,500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय हैं जो इसके द्वारा बनवाए गए हैं। और इनका इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर जो गरीब हैं, गरीब मजदूरी करने वाले मेहनतकश लोग हैं, उनके लिए ये हैं। तो इससे जो प्रदूषण की समस्या है, गंदगी की समस्या, उससे निपटने में कुछ हद तक मदद मिली है। जो सुलभ है ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयाँ बनाने के लिए नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए हैं, यानी कि नगर पालिकाओं के साथ मिलकर ये लोग शौचालय बना रहे हैं। यहाँ पे जो उसका चार्ज है वो 2 रुपये बताया गया है कि 2 रुपये इसका चार्ज पड़ता है। 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में हैं। 44% ही पहुंची है, तो इसका मतलब है कि इतने लोग अभी भी अंधेरे में, यहाँ तक बिजली नहीं पहुंची है। तो ये जो बिजली वाली जन सुविधा है उसकी स्थिति यहाँ पे दिखाई गई है। यही जन सुविधाएं जो हमने देखा, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी ही किसी भी व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतें हैं और ये हमें जीवन, एक सही जीवन जीने का जो हमारा अधिकार है, उसके लिए सब ज़रूरी भी हैं। तो इसीलिए सरकार की एक अहम जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी को ये जन सुविधाएँ मुहैया कराए। लेकिन इसमें कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, स्थितियाँ वैसी ही रहती हैं। सभी तक अभी भी सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। और अगर हम महानगरों की बात करें तो वहाँ तो स्थिति फिर भी ठीक है, उनकी तुलना में जो शहरी जो गरीब हैं और गांव के लोग हैं, गांव में ये स्थितियाँ और भी ख़राब हैं, जहाँ पे लोग खुले में शौच करने जाते हैं, शौचालय ही नहीं है। अभी जब सबको शौचालय दिए भी गए हैं उसका भी लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। गांव की स्थिति ये है। और बाहर ही खुले में शौच करते हैं तो किससे कितना प्रदूषण फैलता है। और सारे गांव में भी बिजली भी नहीं पहुंची है। शहर के लोग तो वाटर प्यूरीफायर लगा के पानी को शुद्ध भी कर लेते हैं, लेकिन गांव में वो भी सुविधा नहीं है, तो उनको जैसा भी पानी मिलता है वैसा पानी पीना पड़ता है, जिसके कारण अस्वच्छ जल होता है, दूषित जल होता है, उसको भी वो लोग वैसे ही पीते हैं, तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी ना होने से लोगों को अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है। तो इसलिए आवश्यक है कि सरकार इसके लिए कुछ और कदम उठाए और इनको बेहतर बनाने के लिए प्रयास करे, क्योंकि निजी कंपनियों को ये सब सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। क्योंकि निजी कंपनियां जो भी आएंगी वो अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगी, तो फिर उसमें लोगों का फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर जन सुविधाएं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।